आइए देखिए, तो अभी तक हम लोग जो है पॉलिटी की क्लास में पहले हम लोग भाग 5 किए, जहाँ पर पूरी तरह से संघीय व्यवस्था को देखे। उसके बाद भाग 6 किए जो प्रांतीय व्यवस्था को देखे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग भाग 1 पर आ गए थे, जहाँ भारत के राज्य क्षेत्रों को और उससे संबंधित प्रावधानों को देखे थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग भाग 2 भी किए, जहाँ पर नागरिकता हम लोगों ने समाप्त किया। अब आगे हम लोग बात करने चल रहे हैं भाग 3 पर, ठीक है। और भाग 3 क्या है, तो आइए देखते हैं। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं मौलिक अधिकार। भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। सभी लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो बस आर्टिकल 14 से पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें हैं जिसको आपको व्यापक स्तर पर समझना है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो पहली चीज तो ये समझिए कि इसका प्रावधान कहाँ है, भाग 3 में है, भाग 3 में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग इसके आर्टिकल की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के कहाँ तक, 14 से लेकर के आपके 35 तक जो पूरे प्रावधान हैं वो कहाँ पर हैं, वो संबंधित हैं आपके इससे, मौलिक अधिकारों से, ठीक है। यानी भाग 3 के अंतर्गत आता है, ठीक। अब ध्यान रखिएगा कि भारत में ये जो मौलिक अधिकार का कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग भाग 3 की बात करें तो ये भाग 3 जो है इसे क्या कहते हैं, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा। और जब शुरू में पॉलिटी की क्लास कराया था तो आपको बताया था कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो वास्तव में क्या था, ब्रिटेन में 1215 में वहाँ के सम्राट थे, क्या नाम था, जॉन। और वहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने वहाँ पर जो जनता थे, जनता को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से कुछ अधिकार के लिखित दस्तावेज दिए थे। अर्थात वहाँ की जनता को कुछ उन्होंने अधिकार दिया था लिखित रूप से, तो उसी को कह दिया लिखित दस्तावेज। और वो जो लिखित दस्तावेज था उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता था मैग्ना कार्टा, ठीक है। और तब से अभी तक अधिकार का जो सबसे बड़ा दस्तावेज कोई माना जाता है वो क्या माना जाता है, उसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है। तो चूंकि मौलिक अधिकार क्या है, वो राज्य द्वारा अपने नागरिकों को प्रदत्त अधिकार ही तो हैं, इसीलिए आपके संविधान में भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे ध्यान रखिएगा, भाग 3। आइए अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये मौलिक अधिकार है क्या। ये मौलिक अधिकार है क्या, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर मान लीजिए मैं आप लोग से पूछूं कि वास्तव में मौलिक अधिकार क्या है, क्या बता सकते हैं, क्या है ये मौलिक अधिकार। कह दीजिए जो हमें अधिकार दिया गया वो हमारा मौलिक अधिकार हो गया, है ना। तो अधिकार तो कई रूपों में आपको दिया जाता है, कुछ कानून बना करके अधिकार दे दिए जाते हैं आपको, जैसे आपको मतदान करने का अधिकार दिया गया, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन ये सब आपके मौलिक अधिकार में तो नहीं आते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि वास्तव में ये मौलिक अधिकार है क्या, ठीक है। तो मौलिक अधिकार क्या है, हम कहें कि ये संविधान द्वारा व्यक्तियों को दिया गया, ध्यान समझिएगा, संविधान द्वारा व्यक्तियों को दिया गया, क्योंकि इसमें कई अधिकार आप देखेंगे नागरिकों को प्राप्त है, तो कई अधिकार जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है, इसीलिए यहाँ पर केवल नागरिकों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो संविधान द्वारा व्यक्तियों को दिया गया उनके भौतिक व नैतिक विकास के लिए स्वतंत्रता व संरक्षण का अधिकार। क्या क्या शब्द का प्रयोग किए? पहला हमने कहा संविधान में दिया है। किसको दिया है? व्यक्तियों को दिया है। क्या दिया है? विकास करने का आधार, यानी विकास करने का स्वतंत्रता दिया और उसका संरक्षण का भी प्रावधान किया है। तो विकास किस स्तर पर होंगे? भौतिक स्तर पर होंगे और नैतिक स्तर पर होंगे। ठीक। अब जब आपसे कोई पूछे कि भौतिक स्तर पर आप विकास किसे कहते हैं, तो आप बताइए। भौतिक स्तर पर विकास कहते हैं जहां पर क्या होता है? जहां पर संपत्ति का सृजन होता है, संपत्ति का सृजन होता है। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं धन का अर्जन करते हैं, या हम क्या करते हैं? अपने लिए रोजगार का सृजन करते हैं, रोजगार का सृजन करते हैं। ये सभी आपके भौतिक विकास के तहत आएंगे। ठीक है। जबकि अगर कोई पूछे कि नैतिक विकास के संदर्भ में आप किसे कहेंगे, तो आप बताइए कि नैतिक में हम कहेंगे जहां पर चारित्रिक व मानसिक विकास हो रहा हो। ठीक। तो फिर से आते हैं। देखिए, चूंकि लिखते समय आपको शब्दों का चयन बड़ी सावधानी पूर्वक करना होता है। कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी होती है और सटीकता के साथ कहनी होती है। इसे कहते हैं ना, मतलब गागर में सागर भरना। कम शब्दों में आप सारी चीजें ला कर रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर शब्द का क्या प्रयोग कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं मौलिक अधिकार है क्या? तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार संविधान द्वारा किसको दिया गया अधिकार है? व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है। कैसा अधिकार है? जो उनके भौतिक व नैतिक विकास के लिए उन्हें स्वतंत्रता देता है, वह उसका संरक्षण करता है। इसका मतलब पहले तो उन्हें स्वतंत्रता दे रहा है, पहले तो उन्हें स्वतंत्रता दे रहा है कि आप भौतिक रूप से अपना विकास करिए, नैतिक रूप से अपना विकास करिए। और ऐसा ना हो कि जब आप विकास करने लगे तो कोई कानून बनाकर, कोई अधिकार बना करके आपको उसको सीमित कर लिया जाए या आपको रोक लिया जाए। इसीलिए कह रहा है कि फिर उसके संरक्षण का भी प्रावधान करता है। ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार क्या है, तो उसको सीधे ही बताइएगा व्यक्तियों को दिया गया ऐसा अधिकार जो उनके भौतिक व नैतिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी स्वतंत्रता और संरक्षण का अधिकार देता है। ठीक है, वही मौलिक अधिकार होता है। ठीक। अब चूंकि यहां पर हम लोग अधिकार की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां पर नागरिक अब शब्द का प्रयोग करते हैं। नागरिकों को अगर हम प्राप्त अधिकार की बात करें, नागरिकों को प्राप्त अगर हम अधिकार की बात करें, तो नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार है वो 3 प्रकार का है। 3 तरह से अधिकार प्राप्त हैं। आप लोगों को संविधान द्वारा 3 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। अब ये 3 अधिकार कौन कौन से हैं? तो एक जिसे आप कह रहे हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। दूसरा जिसे आप कहते हैं संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तीसरा जिसे आप कहते हैं सांविधिक, या हम कहें विधिक, और या हम कहें कानूनी अधिकार। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के पास कितने तरह के अधिकार प्राप्त हुए हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा है? एक है मौलिक अधिकार, दूसरा है संवैधानिक अधिकार, और तीसरा है सांविधिक या विधिक कहें या कानूनी अधिकार। ठीक है। अब आइए इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि भाई मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, तो आप बताइए मौलिक अधिकार वो समस्त अधिकार हैं जो संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के
35 के मध्य नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, यानी आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक आपको जितने भी प्रकार के अधिकार दिए जा रहे हैं वो सभी अधिकार कैसे हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अभी इसको हम लोग को आगे पढ़ना है। दूसरा, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई फिर ये बताइए कि संवैधानिक अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार, तो आप क्या बताएंगे? हमारे संविधान में भाग 3 या अनुच्छेद 14 से 35 तक के बीच जितने भी अधिकार दिए गए हैं उन समस्त अधिकारों को छोड़कर संविधान जो भी अधिकार आपको देता है वो सभी कैसे हो जाएंगे? संवैधानिक अधिकार हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मौलिक अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? अधिकार तो संविधान ही दे रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमारा संविधान जितने भी अधिकार आपको दे रहा है वो समस्त अधिकार आपके क्या हो जा रहे हैं? संवैधानिक अधिकार हो जा रहे हैं। लेकिन इसी संवैधानिक अधिकार में क्या है? भाग 3 भी तो संविधान का ही हिस्सा है, और भाग 3 के तहत अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 to 35, 14 से लेकर 35 तक ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि समस्त मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार को कुछ विशिष्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा तीसरा आपने जो देखा था वो कौन सा अधिकार था? तो तीसरा आपने देखा सांविधिक अधिकार, सांविधिक, या इसी को हम लोग क्या कह रहे थे? विधिक अधिकार कह रहे थे, या इसी को हम कह रहे थे कानूनी अधिकार। अब ये कहां से निकल के आएगा, तो बता सकता है? ये कैसे प्राप्त अधिकार है? ये समस्त वो अधिकार हैं जो संसद द्वारा कानून बना करके नागरिकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो सांविधिक का तात्पर्य हमेशा संसद से होता है। ठीक, और विधिक का भी तात्पर्य आप विधि द्वारा देखेंगे तो विधि बनाने की शक्ति कहां है? संसद के पास है कि नहीं? तो क्या संसद के पास ही केवल विधि बनाने की शक्ति है? नहीं ना, यहां पर एक और जोड़ लीजिए। अब आपके पास क्या है? विधान मंडल भी तो है जो प्रांतीय स्तर पर आपको कुछ कानून प्रदान कर रहा है। तो ऐसे में आप कहेंगे कि वह समस्त अधिकार जो संसद व विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर नागरिकों को प्रदत्त किए जाते हैं वो कैसे अधिकार होते हैं? सांविधिक अधिकार होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर ध्यान रखिएगा, आपको क्या है? मतदान करने का अधिकार जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत दिया गया है। और आप जानते हैं जहां पर भी अधिनियम लग जाता है वो तो एक्ट होता है, कानून बनकर के आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप देखते हैं सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। ठीक है, ये कब का है? आपका 2005 का। ठीक है, इसी तरह जो जनप्रतिनिधि अधिकार है ये आपका कब का है? 1951 का है। ठीक है, 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव हो रहा है। तो 1952 के आम चुनाव से पहले क्या हो रहा है? यहाँ पर ये आपका एक कानून बन गया है कि चुनाव के प्रावधान कैसे होंगे, और वहीं पर आपको सार्वजनिक वयस्क मताधिकार और तमाम तरह की चीजें जो है ला करके जोड़ा गया है। ठीक, हालांकि ये सब चीजें कुछ प्रावधान संविधान में है कि जो आप देखते हैं मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाला प्रावधान आर्टिकल के तहत था, तो ये कहा गया। लेकिन केवल एक नियम से नहीं ना काम चलेगा, और भी तो तमाम नियम बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाने पड़ेंगे। तो वही चीज आपको जो अधिकार मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने अभी तक कुछ बेसिक बातें किया। उस बेसिक बात में पहली बात क्या किया कि वास्तव में मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ है? तो पता चला भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार है। याद करिए, मैं भाग 1 पढ़ा रहा था, मैंने क्या कहा? भाग 1 पढ़िए। तो भाग 1 में क्या है? सबसे पहले अपने घर की पहचान करिए। ठीक है, भाग 2 पढ़िए तो घर के जो सदस्य हैं, नागरिक हैं, उनकी पहचान करिए। और भाग 3 पढ़िए तो घर में नागरिकों को क्या अधिकार दिया गया, यानी घर के सदस्यों को क्या अधिकार दिया गया है उसको पढ़िए। ठीक है, तो भाग 1 भारत के राज्य क्षेत्र, भाग 2
नागरिकता यानी भारत का पूर्ण सदस्य कौन है, और भाग 3 आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त किए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग भाग 3 देखें। फिर मैंने बताया कि भाग 3 यानी मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। उसके बाद बताया कि भाग 3 में जो समस्त आप प्रावधान देख रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो रिलेट करके आपको बता दिया। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि जो मैग्ना कार्टा है यानी मौलिक अधिकार जो दिया जा रहा है वो वास्तव में है क्या, तो पता चला कि व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए उनको स्वतंत्रता और संरक्षण प्रदान किया गया है। तो वह अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए उनको स्वतंत्रता व संरक्षण प्रदान करता है क्या कहलाता है, मौलिक अधिकार कहलाता है। और फिर आपने देखा कि किस प्रकार से मौलिक अधिकार मतलब फिर आपने देखा कि किस प्रकार से व्यक्ति को दिए गए अधिकार 3 प्रकार के हो सकते हैं। मौलिक अधिकार हो सकता है, संवैधानिक अधिकार हो सकता है और सांविधिक अधिकार हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 14 to 35 मौलिक अधिकार हो जाएगा। आर्टिकल मतलब 14 to 35 को छोड़कर समस्त अधिकार आपके संवैधानिक अधिकार हो जाएंगे, और संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए समस्त अधिकार क्या हो जाएंगे आपके, वो कानूनी या सांविधिक अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, स्पष्ट है इतनी बातें, कोई समस्या नहीं। आइए अब हम लोग बात करते हैं इस पे आगे। अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे हम लोगों ने बात किया कि आर्टिकल 14 to 35 ये क्या किया जा रहा है, ये वास्तव में संविधान द्वारा विशेष प्रकार का अधिकार दिया जा रहा और उसी को आपने कह दिया मौलिक अधिकार। अब कल्पना करके देखिए कि ये अधिकार किसने दिया है। ये अधिकार जो है वो संविधान ने दिया है कि नहीं दिया है। और आप जानते हैं कि बहुत से प्रावधान हैं जहां पर संविधान के विषयों को परिवर्तित किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि संशोधन हुआ नहीं है, आपके मौलिक अधिकार में संशोधन हुआ भी है। जो प्रारंभ में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार होते थे उनमें से संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके 6 कर दिया गया, और वहीं आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को लाकर जोड़ दिया गया। तो परिवर्तित तो किया जा रहा है ना। इसलिए यहां पर अगर मान लेते हैं कि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, जो संविधान उसकी शक्ति आपको दे रहा है, अगर प्राप्त नहीं होता तो आप क्या करेंगे। इसीलिए लगातार आप सुन रहे थे कि केवल आर्टिकल 14 से 35 तक आपको अधिकार नहीं दिया गया है सॉरी, आपको केवल अधिकार नहीं दिया गया है बल्कि उस अधिकार के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान क्या है, आइए उसको देखते हैं। इसका मतलब कि अगर किसी भी तरह से आपको दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में आप आर्टिकल 32 का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर क्या है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। और यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, फिर उसके संरक्षण के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है। 5 प्रकार का रिट यानी 5 प्रकार का वो क्या कर सकता है, आपके मौलिक अधिकारों को वापस दिलाने का प्रावधान कर सकता है। अभी इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बताने का तात्पर्य यह है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान इतना विशेष किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में वो क्या कर सकता है, अपना जो मामला है उसको लेकर जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी मतलब न्यायिक प्रक्रिया है वो कितनी तेज गति से चलती है ना। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में आज भी बैलगाड़ी से चल रहे हैं। सफर हम लोग प्लेन से करते हैं और न्यायिक प्रक्रियाओं में हम लोग बैलगाड़ी से चलते हैं। तो अगर आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए पहले आप सेशन कोर्ट में जाएं, मतलब पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, फिर हाई कोर्ट में जाएं और तब फिर सुप्रीम कोर्ट का नंबर आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो जवानी में आपका मौलिक अधिकार छीना गया होगा वो बुढ़ापे में आकर मिलेगा आपको, है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक जो मतलब किसान था या आप कह सकते हैं गरीब मजदूर व्यक्ति था, तो वो क्या हो गया था, वो न्यायालय से मतलब न्याय प्राप्त करता है। और जब न्यायालय से न्याय प्राप्त करता है तो न्याय जब उसे मिल जाता है तो उसके पश्चात वो क्या करता है, न्यायाधीश महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता है और कहता है भगवान करें आप जग से दरोगा हो जाएं।
तो वो भी कहते हैं जज से दरोगा हो जाए। उनको बताता है हाँ साहब, क्योंकि दरोगा साहब ने तो मुझसे कहा था कि 5,000 रुपए दे दो, 5 मिनट में तुम्हारा केस निपटा देंगे, और आपने तो 5 साल लगा दिए। तो भाई बड़ा कौन होगा, जो 5 मिनट में निपटा रहा है या जो 5 साल लगा दे रहा है ना। तो इसलिए भगवान करे आप भी क्या हो जाए, न्यायाधीश से दरोगा हो जाए ना, जज से दरोगा हो जाए। तो इतनी तेज हम लोग की न्यायिक प्रक्रिया चलती है। आइए तो यहाँ पर देखिए, अब अगर मान लेते हैं, चूंकि अभी आपने देखा 3 प्रकार के आपके पास अधिकार हैं, 3 प्रकार के क्या हैं, अधिकार हैं। और ये जो 3 प्रकार के अधिकार हैं, ये 3 प्रकार के अधिकार कौन कौन से हैं? तो एक आपने देखा मौलिक अधिकार है। इस पे हम लोगों ने बात किया कि आप सीधे क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा आपके 2 अधिकार और कौन कौन बच रहे हैं? एक आपने देखा था सांविधिक अधिकार था, सांविधिक अधिकार था, और एक आपने देखा संवैधानिक अधिकार था। अगर आपके किसी भी सांविधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तब आप कहां जाएंगे? तब आप आर्टिकल 226 का प्रयोग करिए और हाई कोर्ट में जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों मौलिक अधिकार समस्त अधिकारों से बड़ा है और क्यों आर्टिकल 32 जो है विशेष रूप से आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसका मतलब किसी भी प्रकार के अन्य संवैधानिक अधिकार का अगर आपका हनन हो रहा है तो हाई कोर्ट में आप याचिका करिए। आपके कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है तो हाई कोर्ट में याचिका दायर करिए। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, इसके मूल रूप से वर्तमान तक परिवर्तन, मूल रूप से वर्तमान तक परिवर्तन। इसका मतलब जब हमारा संविधान 1950 में बनकर तैयार हुआ था तो मौलिक अधिकार क्या क्या थे और इस समय आपके पास किस तरह के मौलिक अधिकार हैं और इस बीच में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, 2 स्तर पर ध्यान रखिएगा। पहला अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हो रहा है? 1978 में। और इसके तहत जो मूल संविधान था, एक्चुअल में आपका जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। तो यहां पर क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन के तहत उस 7 मौलिक अधिकार में से आपका जो एक मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया। और ये एक मौलिक अधिकार क्या था? हाँ, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आगे हम लोग सब बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, क्यों हटा, कैसे हटा, क्या कारण बना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, सब पे चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल अभी छोटे छोटे स्तर में बात को समझते चलिए। ठीक है, तो जैसे ही आपके संपत्ति का अधिकार हटा, आप ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज F, जनरली लोग जब संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो केवल ये समझते हैं कि अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 31 के साथ साथ आपका जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 जो है, उसमें भी संपत्ति के अधिकार को लेकर के एक प्रावधान किया गया था। तो दोनों ही जगह से समाप्त हो गया। तो 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज F, इसके अलावा आर्टिकल 31, ये दोनों ही क्या हो गए, निरस्त हो गए। और जब दोनों निरस्त हो गए तो वर्तमान में क्या है, अब आपके पास कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। ठीक है, अब वहीं दूसरे स्तर पे अगर हम लोग बात करें तो दूसरे स्तर पे क्या हो रहा है, ये जो आप देखते हैं आर्टिकल जैसे 21A की बात करें, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक, ये आपकी समझ के लिए बता रहे हैं कि किसी भी अनुच्छेद के साथ अगर कैपिटल लेटर में इस तरह से A, B ना इस तरह से करके लिख दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये बाद में संशोधित किया गया है।
और अगर यही इस तरह से लिखा होता तो इसका मतलब क्या था, आर्टिकल 21 तो था और उसके अंदर क्या था, उसके क्लॉज बटे हुए थे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके उस चीज को बांटा गया था। ठीक, जैसे अभी आपने देखा मैंने क्या लिखा, मैंने आपको लिखा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, ये क्या है, ये मूल संविधान में रहा होगा। लेकिन अगर यही चीज आप देखते कि ये 19 और एफ करके इस तरह से लिखा होता तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, बाद में जोड़ा गया है। ठीक, इसका मतलब कहीं पर भी किसी क्लॉज के साथ आपको कैपिटल लेटर में अगर दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस समय हमने संविधान बनाया उस समय सारे विषय को तो हमने क्या किया था, क्रमबद्ध तरीके से अंकित कर दिया। लेकिन तत्पश्चात जब भविष्य में पुनः किसी एक विशेष विषय पर संशोधन करने का प्रावधान आया और खास तौर से कोई नई चीज लाकर जोड़ना हुआ तो विषय के अनुसार ही तो उसको संविधान में स्थान देंगे। अगर कोई विषय मौलिक अधिकार से संबंधित है तो मौलिक अधिकार के ही तो भाग में लाकर रखेंगे और मौलिक अधिकार के भाग के उन्हीं अनुच्छेदों के बीच में कहीं करना होगा। तो अब 20 के बाद 20.5 तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए क्या किए, 21 के बाद उसको 21A कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से जैसे नोट्स वगैरह बनाते हैं ना हम लोग, कभी कभी आप देखेंगे नोट्स मिलता है आप लोग को तो क्या होता है उसमें सारी चीजें लिखी हुई है, कहीं पे कुछ छोटा सा ला करके उसमें एडजस्ट कर दिया गया। इसका मतलब क्या, उसको बाद में लाया गया और लगा कि इसके लिए सटीकता यहीं पर होगा, ये नोट्स का मैटर यहाँ पे होना चाहिए। तो मूल संविधान में था नहीं, मूल नोट्स में था नहीं, बाद में आकर के उसको जोड़ दिया गया। तो आप में नोट्स में जब कहीं छोटा लिखा दिखाई दे तो समझ जाइए बाद में जोड़ा गया है, और यहाँ पर जब कोई बड़ा लिखाई दे तब समझिएगा कि वो बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो बाद में क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। तो निश्चित रूप से जब बाद में जोड़ा गया है तो इसके लिए भी क्या होगा, कोई ना कोई तो संविधान संशोधन होगा। अब यहाँ पे जो संविधान संशोधन हो रहा है वो कौन सा है, 86वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ ये, 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक, और इसके तहत क्या हो गया, इसके तहत भारत में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए अनिवार्य शिक्षा की स्वतंत्रता व अधिकार दिया गया। आर्टिकल 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की स्वतंत्रता व अधिकार था। ठीक, लेकिन उसके बावजूद क्या था, ये देखिए मैंने आपको जब फर्स्ट डे की क्लास में पढ़ाया था कि क्या संविधान है और क्या राज्य व्यवस्था है, तो वहां पर एक बात ये भी बताया था कि बहुत से बात संविधान आर्टिकल के माध्यम से किसी बात को कह तो देता है लेकिन बड़ी सीमित व्याख्या रहती है। अब वो कैसे प्राप्त होगा उसके लिए विधि निर्माण करना होगा। यहां पर तो आपने कह दिया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा। अब उसमें क्या व्यवस्थाएं होंगी, कैसे मिलेगा, क्या प्रावधान होगा, तो वो तो व्याख्या नहीं किया आपने। तो ऐसे क्या किसकी जरूरत पड़ गई, कानून की जरूरत पड़ गई। और फिर क्या हो गया, फिर एक 2009 में क्या बन गया, शिक्षा के अधिकार का कानून बन गया। शिक्षा के अधिकार का कानून बन गया। और यही वो दौर था जहां पर आपने देखा कि प्राइमरी स्कूलों में जब टीचरों की भर्ती प्रारंभ हुई तो उसके बाद ऐसा उधर होड़ मचा कि सभी लोगों ने सब पढ़ाई छोड़ करके केवल क्या करना है, बीएड करना है, बीटीसी करना है और इस तरह की चीजें करना है। ठीक है, तो प्रारंभ में तो यहाँ रेवड़ी बट रही थी, इस तरह से रेवड़ी बट रही थी कि लूट सको तो लूट लो। और लूटने वाले ऐसे ऐसे लोग थे जो अपने शिक्षा के स्तर पर अपने स्कूल कॉलेज कोचिंग से टॉपर थे, और उसके बाद जब ग्रेजुएशन करने की बात आती थी तो वो जाते थे किसी गांव देहात के ऐसे कॉलेज में पहुंच जाते थे जहां पर एकदम भरपूर नकल हो। क्यों भरपूर नकल हो, ताकि वहां से क्या होगा, मेरिट लिस्ट खाई जाए। कुछ तो इतना भी नहीं करना चाहते थे, कहते थे बस पैसा दे दो और उसके बाद तुम मार्कशीट ले लो, बाकी सब हम कर देंगे। तो पढ़ाई का क्या हुआ, एक ऐसा दौर आया जहां पर अच्छे बच्चों के भविष्य के साथ क्या किया गया, खिलवाड़ हो गया। एक्चुअल में सरकार ने नहीं कहा कि आप खिलवाड़ करिए, लेकिन बच्चे अपने अतिरिक्त दिमाग लगाकर, उनके गार्जियन अपना अतिरिक्त दिमाग लगा करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिए। और एक दौर ऐसा आया कि फिर मेरिट के बेस पर जब होने लगा तो होड़ मच गई। फिर लगा ये प्रथा तो खराब हो रही है,
तब फिर उसके बाद वहाँ पे कंपटीशन का प्रावधान आया, जहाँ पर फिर आप देखते हैं एक नया प्रथा चल गया कि सबको सीटेट की तैयारी करना है। और किसकी तैयारी करना है? यूपी टेट की तैयारी करना है ना, सुपर टेट, यूपी टेट जो भी चलता है सब। ठीक, ये क्या है? एटलीस्ट कंपटीशन करके एक बात तो क्लियर कर दिए ना, जब किसी भी मतलब कोने अचरे गांव गली कूचे मोहल्ले माफिया इस तरह के लोगों के कानून स्कूलों से कॉलेजों से आप पढ़ लीजिए, और कितना भी अपने घर के स्कूल से पढ़ लीजिए, कॉलेज से पढ़ लीजिए, और 100 में से 110 नंबर लेके आइए। ऐसे भी महारथी लोग हैं यहाँ पर, बिहार के बहुत से ऐसे टॉपर निकल के आते हैं जो 100% में से क्या करते हैं, वो क्रॉस कर जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो ज्यादा हो गया। मतलब टीचर की भी क्वालिफिकेशन समझ सकते हैं, जो नंबर दे रहा होगा, है ना, कि 100 में से 110 नंबर दे देगा। तो फिर वहां पर क्या किया सरकार ने? निगरानी कर दिया कि भाई ऐसा है ना कि आप नंबर चाहे जितना लाओ, ठीक है, मेरिट का आधार तो बनाएंगे, लेकिन हम एक छोटा सा आपसे एक टेस्ट भी लेंगे जहां पर ये तो देख सके कि आप किस योग्य हैं। इसीलिए जो लोग भी सी टेट या यूपी टेट को क्वालिफाइड कर जाते हैं, वो सोचते हैं हमने बिल्कुल आसमान में छेद कर दिया, और उनको ये नहीं पता होता है कि आपने वो जो आसमान में छेद देखकर किया है, वो वास्तव में सिर्फ आपने गुब्बारा फोड़ा है। उसका कारण ये है कि वो तो एक प्रकार की आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर वैकेंसी मान लेते हैं निकलना है 10,000 की, तो 50,000 लोगों को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। आप वहां नौकरी के लिए डायरेक्ट क्वालिफाइड थोड़ी ना किए जा रहे कि जिसने भी क्वालिफाइड कर लिया सभी को ले ले हैं। भाई जिसने क्वालिफाइड कर लिया उसका मेरिट लिस्ट देख ली जाएगी। तो वहां पर क्या होता है, आपके कंपटीशन का स्तर बहुत छोटा और सरल होता है, क्योंकि वहां पर क्या है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को क्वालिफाइड कर दिया जाता है। क्वालिफाइड ही तो है वहां पर, है ना। तो इसलिए वहां पर जो इस तरह की तैयारी करते हैं बच्चों को लगता है बस अब तो विद्वता का कोई स्तर हमसे बचा नहीं है ना। वो कहाँ पे होते हैं, थोड़ा सा इस तरह की गलतफहमियों में होते हैं। तो आइए खैर, तो ये क्या था 2009 शिक्षा के अधिकार। बात समझ में आया? ठीक है। 2009 शिक्षा का अधिकार। ठीक है। तो अब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है। ठीक है, तो यहीं से आप मौलिक अधिकार को और बेहतर समझना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकार की विशेषता। देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये समझिएगा कि जो मौलिक अधिकार है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है। क्या है? न्यायालय में प्रवर्तनीय है। अब अगर कोई पूछे कि भाई ये प्रवर्तनीय क्या होता है, तो आप बताइए उसको कि ये वाद योग्य है। और फिर आपसे कोई पूछेगा ये वाद योग्य क्या होता है, तो आप बताइए कि ये ऐसा मुद्दा होता है जिसको लेकर के न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जब भी कोई विषय ऐसा हो जिसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो वो क्या माना जाता है? प्रवर्तनीय माना जाता है। जैसे जब आप इसी के अगेंस्ट, जब आप मतलब नीति निदेशक तत्व को पढ़ेंगे, डीपीएसपी को पढ़ेंगे, अगला हम लोग का क्या होगा, फिर वहीं पर चर्चा होगी। तो जब हम लोग नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी को पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या है, वहां पर एक प्रावधान किया गया है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। जब संविधान सभा में संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ, संविधान सभा के सदस्यों के बीच में एक लंबी बहस छिड़ी, और वहां पर कुछ लोगों का मानना था कि क्या किया जाए, मुख्य रूप से अम्बेडकर जी का मानना था कि क्या किया जाए, लोगों को दो प्रकार के मौलिक अधिकार दिए जाए। एक मौलिक अधिकार ऐसा दिया जाए जिसको तुरंत लागू कर दिया जाए, अर्थात जैसे ही संविधान लागू हो रहा है तुरंत ही लागू कर दिया जाए। और एक मौलिक अधिकार ऐसा दिया जाए जिसको समय समय पर सरकार की क्षमता पर छोड़ दिया जाए, कि जब सरकार योग्य हो, क्योंकि उस समय भारत के पास क्या था, संसाधनों और प्लस जो आप कह सकते हैं आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर थी, इतनी नहीं थी कि समस्त अधिकारों की जो लोग हैं उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। तो वहां पर यह बात कहा गया कि भाई ठीक है, कुछ तो अभी दे दिया जाए और कुछ क्या किया जाएगा, भविष्य में जैसे जैसे सरकार सक्षम होगी वैसे वैसे क्या होगा, वो नागरिकों को अधिकार के रूप में दे देगी। जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो दोनों विषय को रखा जरूर गया, लेकिन उसे मौलिक अधिकार 1 और मौलिक अधिकार 2 नहीं कहा गया।
बल्कि एक को क्या कहा गया, मौलिक अधिकार कहा गया, जो 1950 में संविधान लागू होते ही आपको मिलना प्रारंभ हो गया। और दूसरा क्या कहा गया, दूसरे को नीति निर्देशक तत्व कह दिया। तो नीति निर्देशक तत्व में जिस तरह के विषय को कहा गया है, जिस तरह की बातों को कहा गया है, वो भी सरकार का उद्देश्य है कि आपके लिए क्या करे, उसको व्यवहार पर लेकर के आए, उसको लागू कराए। लेकिन यदि वो अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो न्यायालय में क्या है, अप्रवर्तनीय है। मतलब मौलिक अधिकार के तहत आपको जिस भी अधिकारों को दिए जाने की बात की जा रही है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। लेकिन अगर अन्य किसी प्रावधान, मुख्य रूप से जो डीपीएसपी से तुलना कर रहे हैं, अगर वहां पर किसी प्रकार के आपके अधिकारों के लिए वकालत की गई है तो वो नहीं भी मिल रहा है आपको, तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते कि साहब हमको ये अधिकार नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये बात सुने। तो इसीलिए कह रहे हैं ये कैसा विषय है, प्रवर्तनीय है और वाद योग्य है। मतलब इस पे क्या है, इस पे बहस होगी। तो बहस कहां होगी, न्यायालय में होगी। ठीक है, आइए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, असीमित नहीं है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। मौलिक अधिकार आपका असीमित नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो जैसे होता है कि मौलिक अधिकार आपके असीमित नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसका मतलब क्या, कुछ भी बोल दें, मतलब लगा दे नारे भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये क्या है? ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दीजिए। इसकी भी अपनी क्या है, सीमाएं हैं। जब हम लोग एक एक करके मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे तो वहां पर यह भी चर्चा करेंगे कि प्रत्येक मौलिक अधिकार पे आपके किस तरह की सीमाएं लगाई गई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि मौलिक अधिकार में दे दिया गया कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो हम कोई राष्ट्रद्रोह वाली बातें करें, उस तरह के विचारों का प्रश्न करें, या किसी के जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करें, या संवैधानिक पदों की क्या करें, हम उसके प्रति अपनी निष्ठा समर्पित ना करें। तमाम प्रकार के ऐसे प्रावधान आते हैं। या किसी मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप सार्वजनिक प्रयोजनों का, यानी सार्वजनिक जीवन जो है उसको क्या करें, उसको आप डिस्टर्ब करें। मतलब आपका कोई भी मौलिक अधिकार ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्या करे आपको, जो आप सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करे। तो कई प्रकार की उस पर सीमाएं लगती हैं ना। जैसे मैं बार बार कहता हूं, मौलिक अधिकार आपके निजता का अधिकार देता है कि भाई आप सोइए, लेकिन अब आपको लगता है कि हमको चौराहे पर अपना बेड लगाकर सोना है, तो आप सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि सोने के लिए कह दिया कि भाई आप कहीं पर भी सोइए, तो आप चौराहे पे आके सो जाइए। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, आपके मौलिक अधिकार की जो सीमाएं उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग तीसरी बात करते हैं। तो तीसरी बात में ध्यान रखिएगा कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक, वो मौलिक अधिकार वास्तव में कुछ, या आप ऐसे कहिए कि जो मौलिक अधिकार हैं वो मुख्यतः नकारात्मक हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक हैं। सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, मौलिक अधिकार भी नकारात्मक, ये कैसा अधिकार हो जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो नकारात्मक या सकारात्मक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसका भाव क्या है? इसका भाव है किस तरह के वाक्य बने हैं, यानी सेंटेंस कैसा। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपसे कहूं कि देर से मत आइए, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? देर से मत आइए, नकारात्मक वाक्य है कि नहीं? इसी बात को ऐसे कह सकते हैं, देर से ना आइए। और अगर मैं कहूं समय से आइए, समय से आइए, ये कैसा हो गया? सकारात्मक हो गया ना। बाकी समझदार को इशारा काफी है। देखिए, तो क्या हो गया? एक हो गया नकारात्मक
और दूसरा हो गया सकारात्मक। देखिए यहां पर तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप अभी चूंकि हम लोग किसी भी मौलिक अधिकार को पढ़ना शुरू तो किए नहीं, अभी तो केवल उसके बारे में छोटी छोटी चीजें समझ रहे हैं। जब आप ज्यादातर मौलिक अधिकार पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आप वाक्य को सुनेंगे तो उसमें आपको मना करेगा। जैसे आर्टिकल 14 की बात करें कि जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जा सकता। नहीं आया कि नहीं आया? इसका मतलब विभेद ना करने की बात कर रहा है। इसीलिए क्या कह रहा है कि मुख्यतः आपको क्या मिलेगा? नकारात्मक मिलेगा, जबकि कुछ ऐसे होंगे जो सकारात्मक होंगे। ठीक है, अगर 4 पॉइंट पे हम बात करें तो आप कहेंगे कि सामान्यतः आप देखेंगे तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो राज्य के अगेंस्ट हैं, राज्य के विरोध हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार हैं वो राज्य और निजी संस्था, निजी व्यक्ति या निजी जीवन आप कह सकते हैं उसके भी क्या होते हैं? विरोध में होते हैं। अब यहां पर दो शब्द आया, एक मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो राज्य के विरोध में है, राज्य के विरुद्ध है, और दूसरा जो है वो निजी चीजों के विरोध में है। अब ध्यान समझिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा राज्य क्या है, ठीक है, तब उदाहरण से आपको ये बात समझ में आएगी। तो आर्टिकल 12 जो है, अनुच्छेद 12, इसमें क्या है? राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा एक लंबी चौड़ी परिभाषा है। फिलहाल अभी सरल शब्दों में आप समझिए, क्योंकि ये राज्य की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा जब आप पाऊंगा डीपीएसपी, ठीक, क्योंकि वहां पर सीधे सब कुछ राज्य से जुड़ा होगा। अभी नागरिकों से जुड़ा प्रावधान, तो बस सरल शब्दों में समझ लीजिए। राज्य का मतलब क्या हो गया? समस्त सरकारी तंत्र व उसके सेवा लेने वाले घटकों से है, सेवा लेने वाले घटक से है। इसका तात्पर्य अगर मैं आपको कहूं कि केंद्र सरकार और उससे जुड़े समस्त लोग, तो राज्य हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि राज्य सरकार और उससे जुड़े समस्त लोग, तो राज्य हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार का कोई भी कर्मचारी, अधिकारी से लेकर के बिल्कुल निचले स्तर तक का, वो क्या हो जाएंगे? राज्य हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राज्य के साथ जुड़ करके लाभ प्राप्त कर रहा हो, वो क्या होगा? राज्य की संज्ञा में आएगा। इसका मतलब राज्य यहां भौगोलिक क्षेत्र को नहीं बता रहा है, बल्कि राज्य सरकार की तंत्र और उसकी व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले घटक से भी जोड़ करके बता रहा है। ठीक है, तो अब देखिए राज्य के विरोध में कैसे हैं। जैसे मान लेते हैं, हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की, अनुच्छेद 16। ये आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, मूल आदि के आधार पर लोक नियोजन के कार्यों में विभेद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या? लोक नियोजन का तात्पर्य है सरकारी नौकरी से, सरकारी नौकरी। अब क्या कह रहा है कि तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए कभी भी सरकारी नौकरी के लिए किसी के साथ विभेद नहीं किया जा सकता। जब फॉर्म आपके लिए आता है और आप उसमें अप्लाई करते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि फला जात, फला धर्म, फला लिंग या फला तर्क से लोग उसमें आके जुड़े। आरक्षण का मुद्दा अलग है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन क्या निजी में भी ऐसा है? निजी क्षेत्र में भी ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। बहुत से आप देखेंगे कि जहां पर मान लेते हैं निजी क्षेत्र में जब लोग कर्मचारी रख रहे हैं, तो उसमें वो विभेद कर देते हैं, तो उनकी तो मनाही नहीं ना की गई है। तो इसीलिए मैंने क्या बताया आपको कि जब आप मौलिक अधिकार देखेंगे, तो मौलिक अधिकार में आप पाएंगे कि कुछ मौलिक अधिकार तो क्या हैं? जो राज्य के विरुद्ध हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो निजी और राज्य दोनों के विरुद्ध हो जाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं, इसी में हम लोग बात करें
इसी में जैसे हम लोग बात करें आर्टिकल 17, अब क्या है, आपने देखा अस्पृश्यता। अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है कि नहीं है? तो क्या केवल राज्य और उसके कार्य क्षेत्र के बीच में अगर किसी के साथ अस्पृश्यता होता है तभी दंडनीय अपराध होगा? ऐसा तो नहीं है। निजी स्तर पर भी, निजी क्षेत्र में भी अगर किसी के साथ अस्पृश्यता जैसा भेदभाव किया जाता है तो उसके साथ क्या होगा? ये दंडनीय अपराध है कि नहीं है? तो यहां पर देखिए, ये राज्य के विरुद्ध तो है ही, साथ ही साथ निजी क्षेत्र के भी विरुद्ध जा रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग अगर अगला जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लेते हैं आर्टिकल 20, 23 और 24, ये क्या है? ये है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार का मतलब क्या हो गया? यहां पर बड़ों के लिए भी प्रावधान किया गया और बच्चों के लिए भी प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 23 में बड़ों के लिए प्रावधान है और 24 में बच्चों के लिए प्रावधान है। ठीक है, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे पहले आप देखते थे कि हम लोग पढ़ते थे ना ब्रिटिशर्स काल में, उसके बाद जमींदारी प्रथा में आपने देखे बेगारी करवा रहे हैं, बालात श्रम करवा रहे हैं, मार कर पीट कर जबरदस्ती बंधुआ मजदूर जैसा काम करवा रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहता तो आप जबरदस्ती उसके साथ काम नहीं करा सकते हैं। तो इसके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और वहीं बच्चों के लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि अलग अलग उसके कैटेगरी बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए भी प्रावधान किया गया कि बच्चों से आप कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, अब आप बताइए कि ये केवल निजी क्षेत्र के लिए है या सरकारी क्षेत्र के लिए है या दोनों के लिए है? दोनों के लिए है ना। तो ऐसे विषय आप देख रहे हैं कहां पर है? ऐसा विषय जो है वो अब निजी व राज्य दोनों के विरोध में आकर के अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो यही पॉइंट आपको यहां बता रहे थे कि कुछ जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि विशेषता में हम लोग 4 पॉइंट पर बात कर रहे थे कि कुछ मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, जैसे कि आर्टिकल 16, और कुछ मौलिक अधिकार राज्य व निजी क्षेत्र दोनों के विरोध में है, जैसे कि आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 23, 24। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए और क्या आपको यहां पर मौलिक अधिकार की विशेषता है। अगर हम लोग 5वें स्तर पे देखें तो मौलिक अधिकार क्या करता है? भारत में अल्पसंख्यकों के संरक्षण का प्रावधान है। और संरक्षण का अर्थ यहां पर क्या है? उनकी संस्कृति और उनकी शिक्षा से है। भारत में अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब वहां पर बात करेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि जिसकी संख्या कम हो। अब सवाल ये उठता है कि संख्या किस आधार पर आप कम दे रहे हैं? इस क्लास में मैं संख्या लड़कियों और लड़कों के आधार पर कम या ज्यादा मानूं, या क्लास की कैटेगरी के आधार पर कि कितने ग्रेजुएट हो चुके हैं और कितने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं, या किसी अन्य प्रावधान पर, तो वो भी तो आपका निर्धारण का एक कारण बनेगा। तो जब हम कहीं पर भी संख्यकों की बात करते हैं तो इस पर लंबी बहस है कि आप मानते किस पे। वैसे भारत में क्या है, धार्मिक आधार पर इसका चुनाव किया गया है, धर्म के आधार पर कि कौन अल्पसंख्यक है कौन बहुसंख्यक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अल्पसंख्यकों के संरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, और किसके तहत? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम अनुच्छेद 29 और 33 की बात करेंगे तो ये भारत में केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया मौलिक अधिकार है। यहाँ पर ये समस्त लोगों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग अगर अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए भारत का जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में आप पाएंगे कि यहां पर कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। लास्ट डे की क्लास में लोग नागरिक और विदेशी वगैरह सब चर्चा कर लेकिन नागरिकता पढ़ चुके हैं। तो कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार क्या है? नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो जब मैंने बताया था नागरिक और विदेशियों में अंतर, तो वहां पर आपको जिस जिस अनुच्छेद के बारे में जिक्र किया था, कौन कौन सा था? देखिए आर्टिकल 15
आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो केवल आपको नागरिकों को दिए गए थे। तो अब इसके अलावा जो बच रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो नागरिक और विदेशी दोनों के लिए हो जाएंगे। ठीक, तो भारत का जो संविधान है वहां मौलिक अधिकारों का प्रावधान कैसा है, उदार है, जहां नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी क्या किया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो और क्या है, तो ध्यान रखिएगा भारत का मौलिक अधिकार, सॉरी मतलब भारत में नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार ये सामान्यतः निलंबित नहीं होता है, ये केवल विशेष परिस्थितियों में निलंबित होता है और विशेष परिस्थितियों में आपके समस्त मौलिक अधिकारों में से कुछ मौलिक अधिकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। जैसे कि जब राष्ट्रीय आपात हो जाता है, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कौन कौन से मौलिक अधिकार जो है वो आपके इन समय में समाप्त कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं, और कौन कौन सा मौलिक अधिकार आपका हमेशा रहेगा। ठीक है, आइए अब तो ये आपने देख लिया। ठीक, देखिए एक मौलिक अधिकार की विशेषता आपने देखा, तो पहला आप क्या देख रहे हैं, पहला आप देख रहे हैं यहां शुरू करते हैं। पहले मौलिक अधिकार में आपने देखा कि मौलिक अधिकार क्या है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है, अर्थात मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, आर्टिकल 32। दूसरा आपने क्या देखा, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, इसका मतलब मौलिक अधिकारों का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करते रहिए। तीसरा आपने देखा कि मुख्यतः मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि कुछ क्या है, सकारात्मक है। इसके अलावा आपने क्या देखा कि कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध हैं, जबकि कुछ निजी व राज्य दोनों के विरुद्ध हैं। इसके अलावा आपने क्या देखा कि अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए भी मौलिक अधिकार एक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए भी भारत के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 29 और 30। और फिर आपने देखा कि कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कुछ नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा कि सामान्यतः जो होता है मौलिक अधिकार वो निलंबित नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय आपात के समय क्या होता है, कुछ मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं। ठीक, ऐसे कहिए कि अधिकतर मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, जबकि कुछ सीमित रह जाते हैं। क्लियर रहती चीज। अब हम लोगों को जो आगे इस पे बात करना है, तो वो हम लोग को बात करना है कि आपके पास बचे हुए जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो किस तरीके के मौलिक अधिकार हैं, और फिर एक एक आर्टिकल के तहत हम लोग देखेंगे। जैसे पहला आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा समता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार दिया गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 19 से लेकर के 22 तक आपको क्या किया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, तो 23 और 24 वहां चला जाएगा। फिर धार्मिक स्वतंत्रता और संरक्षण का अधिकार है, तो ये 25 से 28 तक जाएगा, ये 25 से 28 तक। और उसके बाद देखेंगे अल्पसंख्यकों के संरक्षण का अधिकार है, तो वहां पर आप देखेंगे 29 और 30 हो जाएगा। और फिर हम लोग देखेंगे कि समस्त मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार है, जो फिर रिट आर्टिकल 32 के तहत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर अपनी बातें। तो कल हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और फिर एक एक करके देखेंगे। ध्यान रखिएगा, भाग 5 के बाद जो सबसे ज्यादा लंबा समय लेने वाला आपका पार्ट होगा वो भाग 3 होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि मौलिक अधिकार जैसे जनरली लोग पढ़ा देते और पढ़ लेते हैं कि इस आर्टिकल में ये कहा गया, इस आर्टिकल में ये कहा गया, इस आर्टिकल में ये कहा गया है। इसका जब पोस्टमार्टम करेंगे तो एक एक आर्टिकल में हो सकता है हम लोग को 2-2 दिन लग जाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये चलेगा। ओके, एनी प्रॉब्लम। चलिए फिलहाल इसको यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। ठीक है।